पोर्शन कर लिया था। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा। ये आपको इतना यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके आगे का सेशन जो है वो देखते हैं। तो घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा शहर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, गढ़वाली वाला, राखीगढ़ी। तो ये 6 बड़े नगर हुआ करते थे। तो उसमें ये हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं पाला जाता था। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मतलब वो इनको इंपोर्ट करते थे। धातु और बहुमूल्य पत्थर को हड़प्पा के निवासियों बड़ा आयात करते थे। जैसे आज हम सोना बड़ा आयात करते हैं, ऐसे ही धातु और बहुमूल्य पत्थर को हड़प्पा के निवासी क्या करते थे? उसको इंपोर्ट करवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लोहे को तो जानते ही नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर। कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। हड़प्पा कहाँ? ये भी कई बार आ चुका है, पंजाब में। कहाँ पर हड़प्पा? पंजाब में है भैया, है ना। अभी आरपीएफ कांस्टेबल की भी आने वाली है। ठीक है, तो कृपया कर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आरपीएफ का नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो तीसरा, उसमें 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अभी आपने 1757 पढ़ा ना? बस अभी थोड़ी देर बाद कमेंट करके बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, वो भी बहुत बार आता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन आया था भारत में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने बोला कि वह बैंक, मतलब उनने उस बैंक का चेक दिया है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ऐसा उसका कथन है। पोस्ट डेटेड चेक बोला था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के थे एम.जी. रानाडे। कौन थे? एम.जी. रानाडे। तो इसको कृपया कर सीक्वेंस से याद करें। महात्मा गांधी के तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन है भैया? एम.जी. रानाडे। जैसा मैं आपका गुरु हूँ ना, तो कल को आप भी अच्छे से पढ़ लेंगे मुझसे, तो आप भी किसी के गुरु बनेंगे। ऐसे वैसे बता दूं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है तरुण जी के क्लास। आप सर्च करें तरुण जी के क्लास, तो इंस्टाग्राम आईडी पर। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला, कुल मिलाकर रजिया सुल्तान का नाम याद रखना। रजिया सुल्तान का नाम आप याद रखना। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रजिया। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तन करा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। आपको पता है 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसके ये उनने मतलब एस्टेब्लिश तो कौन ने किया था? एओ ह्यूम ने। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष के आए तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम लगाना। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहाँ जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो उनने पहली बार उपदेश दिए थे उनको हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते थे। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे लेटेस्ट का वेद है अथर्ववेद, सबसे पुराना है ऋग्वेद। पर यजुर्वेद की खास बात है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है।
चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपने जब पढ़ा होगा वर्धन वंश, तो हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री, ठीक है। तो वर्धन वंश में मिलेगा तुमको हर्षवर्धन, और चीनी यात्री हेनसांग है ना, उसके समय में ही भारत आया था। ये कई बार आ चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको हम आज VHU बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत, देखो यहाँ स्वतंत्र भारत जोड़ दिया, यहाँ कौन सा भारत जोड़ा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए भैया बड़े कन्फ्यूज़न होता है, जब आपसे पहला वायसराय पूछ ले, कंपनी के अधीन वायसराय पूछ ले, लॉर्ड गवर्नर पूछ ले, लॉर्ड गवर्नर जनरल पूछ ले, बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब भी आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और आपको इतना भी याद रखना है, जो भारत और पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है, इतना भी आपको याद रखना है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? है मुस्लिम, लेकिन देवी लक्ष्मी की आकृति है मोहम्मद गौरी। कौन है भैया? मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए उस पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। काला शोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पटना सुना ही होगा ना, हाँ बस यही है वो काला शोक। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हैं जो बुद्ध धर्म है, ज़्यादातर बिहार में आप देखेंगे वहाँ पर आपको अच्छा खासा फैला हुआ मिलेगा। और ज़्यादातर आपको जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर हैं या फिर मठ हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे भैया? बिहार में ही ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी है। आप 7 सिस्टर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बौद्ध मठ मिलेंगे, सिक्किम में भी मिलेंगे, और बिहार में आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है बिहार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या थी? रचना की हुई थी विश्वामित्र ने। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभी लंदन में आपको याद रखना है इंडियन हाउस, यहाँ पर लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना करी थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? मतलब कविराज की उपाधि किसके पास थी? समुद्रगुप्त के पास किसकी उपाधि थी? कविराज की उपाधि थी। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास किसकी उपाधि थी? कविराज। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं जो था उसने बोला अकबर क्या इस्लाम का दुश्मन है, शत्रु है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, अकबर उदारवादी था, उसने हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम किया। मुझे कमेंट करके इतना ज़रूर बताएं कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल शासन काल में थे? सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले क्या थे भैया? प्रथम अध्यक्ष थे। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज हिंद। जौनपुर याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? सिराज हिंद। भारत का सिराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारत का सिराज, जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ही चालुक्य वंश का क्या था? प्रसिद्ध शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है 1191 और 1192 दो बार युद्ध हुए तराइन के। पहले वाले में तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, लेकिन दूसरे वाल में पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? हार गए थे मोहम्मद किससे? गौरी से। और मैंने हमेशा पूछा तराइन का तृतीय युद्ध जरूर बताएं। सबको प्रथम द्वितीय जरूर याद रहते, लेकिन तीसरा याद नहीं रहता। जरूर बताएं कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। क्वेश्चन मेनली ये तराइन का थर्ड वॉर। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को किसने आरंभ करा? कनिष्क। कनिष्क भैया सिल्क रूट के लिए जाना जाता है। और आपने सुना होगा कौन सा संवत? शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। तो शक संवत भी कहीं ना कहीं किसने चलाया था? कनिष्क ने, जो आज भारत सरकार अपनाए हुई है शक संवत। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोधी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
सिकंदर लोधी को हम गुलरुखी बोलते थे, गुलरुखी, गुलरुखी। सिकंदर लोधी को क्या बोलते थे? गुलरुखी। आपने सुना होगा आगरा शहर किसने बसाया? तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोधी ने, इतना आपको याद रखना है। और सिकंदर लोधी ही था शायद जिसने ज्वाला देवी के मंदिर को, मूर्ति को तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, सिकंदर लोधी था। तो गुलरुखी नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, सबको पता है विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है? पंचतंत्र। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने लिखी है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी है? आर्यभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और आपने सुना होगा गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करा था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, जो भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी से याद कर लेना। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सॉरी 10, अरे मैं गलत बोला हूँ, माफ़ करिएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक कालखंड माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? जो उत्तर वैदिक काल में आज भी आपको चित्रित घूसर गुफाओं में मिलते हैं ना, मृदभांड और लोहा के जो मिलते हैं अवशेष, वो सब उत्तर वैदिक काल के ही विशेषता है। जो चित्रित घूसर, मृदभांड और आपको लोहा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या है स्रोत? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल के क्या है स्रोत हैं। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, देखो ब्रह्मचर्य में बांटा गया है, गृहस्थ में बांटा गया है, वानप्रस्थ में बांटा गया और संन्यास में बांटा गया। तो देखो इनमें से मेनली 4 आश्रम है मनुष्य के जीवन में। ब्रह्मचर्य जो भैया जीवन भर शादी ना करते, गृहस्थ मतलब कि जो फैमिली बनाकर रह रहे हैं, वानप्रस्थ जो अपना जीवन ज़्यादातर वनों में भगवान की भक्ति करते हुए, और सन्यासी तो पता ही है उसका तो जीवन परमात्मा को समर्पित है। तो ये भैया 3 तो बड़े टफ होते हैं। गृहस्थ जीवन भी टफ है, जब शादी कर लो बच्चे हो जाएं, ठीक है, बड़ा जीवन। अपने पिता से पूछो गृहस्थ जीवन कितना टफ है। बेचारा उनका यंग जवान छोरा घर पर बैठा हो और उसकी नौकरी ना लग रही हो तो माता पिता पे क्या बीतती है वो तो सिर्फ माता पिता ही जानते हैं। इसलिए भैया ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जीवन है जब तक लगे रहें। सरकारी नौकरी मिलती तो ज़रूर है, मैंने देखा है 1-1, 2-2, 4-4, पर जो लोग रेगुलर लगे हुए हैं ना उनको ही मिलती है ना। जो बीच बीच में महीने 2 महीने तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। पर भैया लगे रहें, और नए हैं तो हमारे चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। तरुण जी के क्लास सर्च करें, मेरी पिक दिख जाएगी, वही चैनल को सब्सक्राइब करें तरुण जी के क्लास नाम से। वहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बना दिया था? चौथ कर। आपको पता होगा सरदेशमुखी कर और चौथ कर कौन लगाता था? शिवाजी लगाते थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। एक लास्ट क्वेश्चन और कवर करते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र, यह कथन जिसका है? मोहम्मद अली जिन्ना। आदि आज मोहम्मद अली जिन्ना ये कथन ना बोल के आ गए होते ना कहीं पाकिस्तान भी हमारे देश में होता, हमारा छोटा भाई होता, और आज वहाँ आटे की किल्लत ना होती। लेकिन अब ठीक है भैया, क्या करो, अब जिसको भीख ही मांगनी हो वो करेंगे। तो भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना जी बोल गए, जिन बन गए थे। लेकिन आपने सुना होगा पाकिस्तान शब्द, ये पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया है। ये वर्ड पाकिस्तान शब्द ही क्या दिया है? चौधरी रहमत अली का दिया हुआ ये शब्द है, इतना आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फॉलो तो जरूर कर लें, क्योंकि दिन भर आपको इस पर अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और वीडियोस को पूरा देखा करें पेशेंस के साथ, उतावले ना हो, पेशेंस वाले ही जीवन में सक्सेसफुल है। तो फॉलो करो, लाइक करें, शेयर करें, और एक रिएक्शन जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल वाली बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।